जय हिंद। इंग्लिश एवं भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रहा है और कोरोना महामारी चलने के कारण हम लोग का जो है 11th क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है और 11th क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा है वो है कोरोना। कोरोना के कारण अभी गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन लगाई हुई है और कब तक लॉकडाउन लगाएगी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय मरीज हो रहा है और इसके कारण जो है गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन लगाएगी। अभी तो धीरे धीरे पहले तो 15 दिन का लगाया था और फिर 10 दिन का बढ़ा दिया है। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पता नहीं कितना दिन तक बढ़ाएगा ये हमें नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का सिलेबस जो है पीछे हो रहा है, तो सिलेबस पीछे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो कुछ तो सिलेबस खिंचाएगा ना, कुछ आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, कोचिंग और स्कूल खुल जाए, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे। हम लोग फिलहाल में ऑनलाइन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा घर पे हैं तो मेहनत कीजिए। इससे आपको जो है ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है हमको लग रहा है कि जुलाई या अगस्त तक जाएगा। जैसे पिछले साल हुआ था क्या कि धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया गया और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया गया तो आप लोग देखें कि कितना दिन तक चला। उसके बाद जो है सिलेबस थोड़ा सा क्या हुआ, पीछे हो गया और कुछ जो है कुछ कोचिंग संस्थान क्या किए, उसमें सिलेबस को पढ़ाए नहीं। 11th क्लास पूरा कंप्लीट हुआ नहीं तब तक 12 चालू हो गया और 12 जैसे ही इस साल चालू हुआ तो आप देख ही रहे हैं फिर से क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया है। तो लॉकडाउन लग गया है तो बताइए 12 भी पीछे हो गया और 11th क्लास तो छूटा ही। तो इस समय हम लोग को एक ही काम करना है कि इस समय ऑनलाइन क्लास हम लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम न हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में। अगर आप 11th क्लास और 12th क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 60 से 70% जो होता है कंडीशन का हम लोग अलग से जो तैयारी करते हैं वो हम लोग का क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग 11th 12 में पढ़ते हैं वही हम लोग का कंडीशन में लगभग मिलता जुलता आता है। और हम लोग क्या किया जाते हैं, अगर 11 12 अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें आगे पढ़ने में दिक्कत होगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगा। जैसे आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 11 12 से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंडीशन कोई निकालना चाहते हैं, नीट का कंडीशन निकालना चाहते हैं तो उसमें भी क्या होगा, आपका 11 12 का ही क्वेश्चन पूछता है। उसी बेस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे और ऑफलाइन भी क्लास करेंगे ताकि हम लोग का जो है बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाए प्लस कंडीशन का भी क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम क्या क्या है। तो टोटल आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर है फिजिक्स में। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से देता है और अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो देखिए सब सब्जेक्ट क्या होता है, अलग अलग अपना अपना नियम होता है पढ़ाने का और उसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी पर आधारित जो है वो उसका चैप्टर जो हो गया अलग हो जाएगा, कोई और एबीसी का पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा, भारतीय वन का पढ़ेंगे तो अलग होगा। यानी कि जो चैप्टर हम लोग मिलाते हैं, चैप्टर अगर लाइन बाई लाइन सोचिएगा कि चैप्टर को पढ़ लें तो वही मिलेगा जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है। बस होता क्या है कि टीचर जो होते हैं अपने अपने क्या करते हैं, अपना अपना मेथड लगाते हैं और उस चैप्टर को क्या करते हैं, अलग अलग जो चैप्टर है उसको एक में कर देते हैं, या फिर जो बड़ा चैप्टर है हार्ड चैप्टर है उसका पार्ट वाइज बांट देते हैं। तो वही क्रिया किया जाता है। तो उसी क्रिया के आधार पर हम भी यहाँ क्या करेंगे, अपना मेथड लगाने के लिए यहाँ पर अलग अलग चैप्टर का नाम लिखकर और उसे बांट देंगे और उसे देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर जो है हम लोग का 11th क्लास में पढ़ना है और 12th क्लास में भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले
11th में जो है अगर हम लोग मेन जो लेकर चले, वो मेन 3 ही यूनिट है, 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो पहला यूनिट जो होता है वो हम लोग का जनरल फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स है, सामान्य भौतिकी। पहला हम लोग का यूनिट यही है, पहला यूनिट। अगर मेन तरीका से मेन कहा जाए कि कितना यूनिट पढ़ना है तो 3 ही पढ़ना है, इस तरीका से अगर लिखवाया जाए तो लगभग आपका 18 चैप्टर आ जाएगा। और देखिए यूनिट 1 में अगर भारती भवन का बुक लेते हैं तो टोटल यूनिट 1 में 13 चैप्टर पढ़ना है, उस तरीका से। फिर दूसरा आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स ये है, ये भी यूनिट 2 है और इसमें लगभग 6 चैप्टर पढ़ना है। भारती भवन की बात कर रहे हैं बुक का। फिर देखिए एक लास्ट है इसमें वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड, इसमें भी आपका 6 चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए ना टोटल 13, 6, 19, 19, 6, 25 टोटल आप उसके हिसाब से लेकर चलेंगे तो 25 चैप्टर चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 चैप्टर के बजाय इसको सबको मिलाकर, यानी कि यूनिट 1 में तो पढ़ रही है, सबको मिलाकर हम इस 18 भागों में बांट दिए हैं। यानी कि 25 चैप्टर को मिलाकर क्या किए हैं, 18 भागों में बांट दिए हैं और 18 भागों को ही हमें पढ़ना है, उसी में सब आपका आ जाएगा। अगर नीट का आप तैयारी करते हैं तो उसमें फिजिक्स में टोटल 24 चैप्टर है, 24 या 25, इससे भी आगे भी आता है। अलग अलग बुक में, अभी बोले अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से बांटता है। तो देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे भारती भवन, एनसीईआरटी सब मिलाकर, मतलब ज्यादा जो हम लोग का चलेगा वो एनसीईआरटी पे आधारित ही चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम बोर्ड में या फिर कंपटीशन में एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। अगर एनसीईआरटी बुक आपका क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और एनसीईआरटी के अलावा कोई और राइटर का लेकर चलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो करेंगे क्या, हम लोग एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ेंगे। अगर इसको पढ़ लिए तो हमें प्रॉब्लम कम होगा। अब देखिए अभी बताए हैं जो मेन होता है 11th क्लास में वो 3 होता है, और 12th क्लास में जो पढ़ना है 12 में भी आपका जो होगा 3 ही होगा। 12 में भी कितना यूनिट पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। तो हम लोग अभी 12 के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग 11 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 11th में 3 यूनिट है, पहला यूनिट में जो है 13 चैप्टर है, दूसरा यूनिट में 6 है और तीसरा यूनिट में जो है 6 चैप्टर है। यानी कि टोटल अगर मिला देंगे तो काउंटिंग करेंगे तो ये 25 होगा। 25 को हम काट छाट कर कितना किए, 18 कर दिए। 12 में भी आपका वैसे ही है, अगर मेन कहा जाए तो मेन 3 यूनिट है, अगर भारती भवन बुक लिया जाए तो उसमें 6 यूनिट है और एक पूरा चैप्टर को मिला दिया जाए तो लगभग ये 25 चैप्टर आएगा, 25 चैप्टर। तो इसको तो हमें 12 में पढ़ना है, ज्यादा हार्ड नहीं। हमको लगता है कि बहुत आसान है अगर आप पढ़ते हैं मन से, तो डेली का डेली अगर आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत आसान रहेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है तो आपको बहुत हार्ड रहेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे थे चैप्टर के बारे में, तो इसको हम मिटा देते हैं 12 वाला, क्योंकि 12 वाला जानकारी 12 क्लास में दिया जाएगा, 11th वाला जानकारी आपको 11th क्लास में ही लेना है। तो देखिए 3 यूनिट है, 3 यूनिट में ये देखिए जनरल फिजिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर वेव के बारे में, और इसमें 13 चैप्टर है, बाकी इसमें 6 है, तो इसको काट कर कितना किए, 18 कर दिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है 18। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का भौतिक जगत है, भौतिक जगत है ये, या हम लोग कह सकते हैं भौतिक के बारे में जानना, भौतिकी जानकारी कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं भौतिक जगत। पहला जो हम लोग का यही है, मतलब भौतिकी है क्या, इसका आविष्कार क्यों किया गया, कहाँ किया गया, इसके बारे में जानना। और दूसरा जो है
वो हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगी। न्यूमेरिकल जो भी आते हैं वो आपको आसानी होगा, या फिर इसके साथ साथ फॉर्मूला जो सीड किया जाता है वो भी आपका आसान हो जाएगा। तो हमें बेसिक जानकारी याद होना चाहिए। ये तो हम लोग का दो हो गया। तीसरा जो होता है एरर यानी कि त्रुटि। मान लीजिए किसी कलम, ये कलम है, इसका वास्तविक लंबाई जो है 5 cm है, 5 cm है, कोई मापा तो 5.1 cm है, कोई मापा तो 4.9 cm है, यानी कि जो ये इसमें कमी या बढ़ोतरी होती है उसे ही कहते हैं हम लोग त्रुटि। तो उसके बारे में भी हमें जानना है। और भी इसमें चैप्टर है इकाई और विमा। इकाई और विमा, विमीय सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई और विमा में। इसका एक और नाम है इकाई का, वो है मात्रक। तो इसके बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद जो हम लोग का है अदिश और सदिश यानी कि स्केलर वेक्टर। तो इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से चैप्टर का नाम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में क्या क्या है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर पूरे चैप्टर का नाम यहाँ पर देखिए है, और ये क्लास 11 का सिलेबस है। देख लीजिए टोटल अभी बताए हैं कि टोटल जो है आपका 18 चैप्टर है। इसको लिख दिए हैं पहले ही ताकि वीडियो छोटा हो सके और जल्दी से समाप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत या भौतिकी का परिचय, यानी कि भौतिकी का परिचय दीजिए या फिर उसके बारे में जानिए। तो भौतिकी का डिफिनीशन होगा कैसे, तो बताइए प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहा जाता है। अब इसमें आया एक शब्द विज्ञान। विज्ञान उसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं मनुष्यों के अवलोकन और प्रयोगों द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम तरीके से, यानी कि लाइन बाय लाइन मनुष्यों द्वारा क्या किया गया, अध्ययन किया गया और उसे धीरे धीरे नियम देता गया वो लोग, और उसके बाद हम लोग क्या किए उसके बारे में जानने लगे। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है भौतिकी जगत या फिर भौतिकी का परिचय। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, न्यूट्रॉन की आविष्कार किसने किया था, नहीं, गति का नियम कैसे बना, पेड़ से पत्ता गिरता है तो कैसे गिरता है, किसके द्वारा, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिक्स के द्वारा। हम जो बर्फ लेते हैं हथेली पर तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, उसको भी ठंडा पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो हमारे गले में जो होता है गले में ठंडक महसूस होता है, उसको कहाँ से, इसके बारे में हम लोग जानना है। और जैसे अभी हम लोग क्या हो रहा है, गर्मी हो रहा है, तो गर्मी हमें क्यों हो रहा है, तो आप लोग ये गर्मी हो रहा है क्योंकि गर्मी का दिन है, ऐसा नहीं है, गर्मी का दिन नहीं है बल्कि ताप जो है बढ़ा हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, गर्मी हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग बता सकते हैं। जैसे ठंडी में जो होता है जब चापाकल को चलाते हैं तो उसमें से हम लोग का गर्म पानी निकलता है, कुछ चला लेते हैं तो देखेंगे उसके बाद गर्म पानी निकलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो गर्मी के दिनों में आते हैं। गर्मी के दिनों में कुछ चला लेते हैं तो चलाने के बाद देखिएगा कुछ देर बाद जो है ठंडा पानी निकलता है। तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वो भी फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कोई कपड़ा गीला होता है गर्मी के दिनों में जल्दी सूख जाता है और ठंडी के दिनों में जल्दी नहीं सूखता है। सूखता थोड़ी ना है पानी, वो कपड़ा से पानी कभी सूखता नहीं है, वो तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा कपड़ा से पानी सूखता नहीं है, बस हम लोग कहते हैं कपड़ा से पानी सूख गया है, वो तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए तो फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कोई ये सामान है इसे छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे ही गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं गिरेगा, इसके बारे में, ऊपर जाएगा क्यों नहीं, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ऐसी चीजें हैं और भी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, और जैसे ही गाड़ी चल पड़ता है तो किधर पीछे की ओर झुक जाते हैं। और भी है बहुत ऐसी चीजें।
जैसे इसको हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा कैसे रहा है इसके बारे में, नहीं घर्षण के कारण लिखा रहा है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग नहीं लिख पाते। तो देखिए ना, भौतिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं यानी कि भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अब देखिए दूसरा जो है हम लोग का चैप्टर है, ये हम सब अपने मन से बनाए हैं अपने तरफ से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 चीज के बारे में जानना जरूरी होता है फिजिक्स में। तो देखिए दूसरा जो है आधारभूत गणित यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो। तो बेसिक मैथमेटिक्स में होगा क्या, तो सबसे पहले आता है पावर्स जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घातांक। इसको अलग अलग करेंगे तो घात प्लस हो जाएगा अंक, यानी कि घात का जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। बहुत आसान तरीका से देख लीजिए, संधि विच्छेद हो चुका है। अब देखिए अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जो होता है उसे अंक कहते हैं। और अंकों की संख्या कितना होता है, टोटल 10 होता है। अंकों की जो टोटल संख्या होगी 10 होगी। और अंक किसे कहेंगे, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानते हैं। तो पहला जो हम लोग का पढ़ना है वो पावर्स है, किसके अंतर्गत, तो बेसिक मैथमेटिक्स का। दूसरा जो है वो हम लोग का है पढ़ना है डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते हैं अधिकांशतः डिफरेंशिएशन पे आता है। इसका हिंदी होता है अवकलन या अवकलन कह सकते हैं। एक और होता है बेसिक मैथमेटिक्स में, इसी का ठीक अपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन। इसका हिंदी जो होगा समाकलन होता है। तो समझते जाएंगे इसके बारे में। इसके बारे में पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स में। और भी आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट पढ़ना है, जिसका हिंदी होता है सार्वत्रिक। लॉग पढ़ना है, लॉगरिथम उसका फुल फॉर्म होता है, उसका हिंदी होता है लघुकरण। तो लघुकरण के बारे में पढ़ना है, और भी चीजें हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी जान गए। अब आ गया त्रुटि विश्लेषण और मापन। जैसा अभी बताए हैं कि ये आपका मार्कर है, तो इसका मान लेते हैं वास्तविक जो लंबाई है वो 5 cm है। कोई एक आदमी मापे तो इसका लंबाई जो हो गया 4.9 हो गया। कोई एक आदमी मापे तो 5.1 हो गया। तो इसमें क्या होगा, त्रुटि आया ना, यानी कि एरर इसमें आ गया। और मेजर मापन इसमें आ गया, यानी कि जो मापने वाला होता है वो अलग अलग मापन हो। तो त्रुटि विश्लेषण और मापन ये हो गया हम लोग का तीनों चैप्टर। ये 3 चैप्टर हो गया है जिसे अपने तरफ से हम बनाए। ये बहुत जरूरी होता है मैथ फिजिक्स के लिए। अब हो गया मात्रक और विमा। जैसे किलोग्राम का आप लोग मात्रक जानते हैं कितना होता है। किलोग्राम का मात्रक जो होता है, किसका मात्रक होता है, किलोग्राम जो मात्रक होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकंड किसका मात्रक होता है, तो समय का मात्रक होता है। वैसे ही और भी हम लोग बता सकते हैं मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड। बोलिए चाल का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी का होगा। और भी तरीके से इसमें क्या करेंगे हम लोग मात्रक के बारे में जानेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कि एसआई मात्रक क्या है, एफपीएस मात्रक क्या है, एमकेएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है, मात्रकों की पद्धति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखिए इसमें आता है, इसी में आता है विमा। जैसे लंबाई का मात्रक, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। फिर बोलिए दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक जो होगा या तो किलोमीटर होगा या फिर मीटर होगा, नहीं तो इसका जो संकेत होता है वो एल होता है। दूरी का जो होता है एल होता है। और दूरी का विमीय सूत्र लिखना होगा तो इसे एल लिखेंगे। जैसे चाल का हमें लिखना होगा, चाल का विमीय सूत्र तो ये होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का जो है विमा होता है एल होता है, और समय का टी वाला ऊपर जाएगा तो माइनस। ये माइनस कहाँ से आएगा, ये सब हमें किसमें पढ़ना है, पावर्स में। अगर ये पावर्स नहीं पढ़ाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखे ना,
चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, LT-1। ये कंडीशन में भी पूछता है और एग्जाम में भी पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में 12th क्लास फाइनल एग्जाम में भी पूछता है। अगला देखिए अदिश और सदिश। अदिश के बारे में जानना, अदिश किसे कहते हैं, तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, निर्धारित दिशा नहीं, दिशा केवल नहीं, निर्धारित दिशा नहीं होता है, उसे अदिश कहते हैं। यानी केवल उसका मान होगा, कोई दिशा नहीं होगा। जैसे चाल हो गया, तो चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए क्या ये निर्धारित दिशा है इसमें, किधर जा सकता है चाल, यहां से लीजिए तो आप पटना जाइए, गोरखपुर जाइए, किधर भी जा सकते हैं, लेकिन चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि केवल निर्धारित क्या है हमारा परिमाण, परिमाण कितने चाल से चल रहा है, इसे वेग भी कह सकते हैं, कितने चाल से चल रहा है, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो बताइए इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो इसे अदिश कहेंगे। सदिश किसे कहेंगे, तो परिमाण भी होगा और निर्धारित दिशा भी। यानी कि मान लीजिए अगर यहां से आप चलना प्रारंभ किए, ये इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, फिर यहाँ पे पहुंचे, तो ये हो गया, ये जो आप पहले ए से चालू किए, फिर बी पहुंचे, फिर सी पहुंचे, डी पहुंचे, ई पहुंचे और एफ तक पहुंचे, एफ तक पहुंचे ना। तो बताइए ये तो हमारा दूरी हो गया, कोई निर्धारित दिशा है, कोई निर्धारित दिशा नहीं है, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, कोई निर्धारित दिशा नहीं है। तो दूरी जो होगा वो अदिश राशि होगा। और यहाँ पर अगर इसको हम मिला देते हैं, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिला देते हैं, तो इसमें बताइए निर्धारित दिशा है, और इसमें कुछ ना कुछ तो इसका मान होगा ना, 4 मीटर होगा, 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा, जितना भी होगा, तो मान भी है और निर्धारित दिशा भी है। तो ये हो गया हमारा विस्थापन कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो विस्थापन होगा वो सदिश होगा और दूरी जो होगा अदिश होगा। तो इसके बारे में देखिए ना, सदिश को हमेशा ऊपर जो होता है वेक्टर लगाकर दर्शाया जाता है, इसको कहते हैं वेक्टर ए। तो तीर का निशान रहेगा तो समझिएगा सदिश है, और तीर का निशान नहीं रहेगा तो समझिएगा क्या है, अदिश है। तो इसके बारे में जान गए। अब देखिए सरल रेखा और समतल में कण की गति, यानी कि सरल रेखा, मान लीजिए ये आपका सरल रेखा है, इसमें बताइए कण की गति हो सकता है। जैसे 2 आदमी है, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पे एक आदमी को बना देते हैं, फिर देखिए 2 आदमी हैं, दोनों आदमी ने एक रस्सी को पकड़ रखा है, तो ये सरल रेखा होगा। कोई आदमी बीच में से क्या करता है, ये देखिए कोई आदमी बीच में से जो है इसको टच करके तान देता है, तो ये कंपन करने लगेगा ना, कंपन करने लगेगा, यानी कि इसमें हमें गति पढ़ना है, कितना गति होगा, समतल में कण की गति पढ़ना है। तो देख लीजिए इसके बारे में आगे देखते हैं। यहां पर गति का नियम, यानी कि इसको कह सकते हैं बल और गति का नियम भी, या फिर न्यूटन के गति का नियम, यानी कि इसका 3 नाम है। इसका पहला नाम होगा बल, यहाँ पे पहला नाम होगा गति का नियम, दूसरा जो नाम होगा बल तथा गति का नियम, और तीसरा कह सकते हैं न्यूटन के गति का नियम। ये 3 नाम हो सकता है, हम एक ही नाम लिखे गति का नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था, उसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हम लोग का बल के बारे में पढ़ना है, त्वरण के बारे में पढ़ना है 7वां चैप्टर में। 8वां चैप्टर जो है हम लोग का घर्षण है। घर्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण होता क्या है समझ लेंगे। घर्षण के कारण ही आप साइकिल जो चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें देखिएगा साइकिल के पहिए पर यहाँ पे छोटा सा रबर लगा होता है, छोटा सा रबर। तो जैसे ही घिसेगा, वो चक्का पे घिसेगा, यानी कि रिंग पर, तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगा। यानी कि घर्षण के कारण ही वो क्या होता है, साइकिल पर रुकता है। हम लोग जो चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। जैसे देखिएगा बालू में आप चलते हैं तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घर्षण नहीं हो पाता। जैसे ही बालू में चलते हैं तो बालू का जो कण होता है वो क्या होता है, पीछे की तरफ भाग जाता है, वो तो स्थिर रहता नहीं है। उसमें कह दिया है बालू में दौड़ने के लिए तो आप मुश्किल से दौड़ पाएंगे, या फिर साइकिल चलाना होगा तो मुश्किल से। लेकिन कह दिया है रोड पर दौड़िए या चलिए या साइकिल चलाइए, तो उस पर आसानी से आप लोग चल सकते हैं।
तो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। इतना जो भी हम लिखे हैं वो किसके कारण लिखे हैं? तो घर्षण के कारण ही। आगे देखिए, कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। कार्य किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? और ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य तो आप लोग समझ रहे हैं, शक्ति जो हम लोग बल लगाते हैं, और ऊर्जा जो हम कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। इन तीनों के बारे में ही बस इसमें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में हमें जानना है। वृत्तीय गति होता क्या है? यानी कि एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु, और ये मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है ना, तो वृत्ताकार पथ है तो इसमें गति किस प्रकार होता है? जैसे आपका साइकिल का रिंग है, साइकिल चला रहे हैं और उसमें कमानी लगा होता है, ध्यान देंगे। ये साइकिल का रिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया? साइकिल का रिंग हो गया और इससे कमानी जुड़ा हुआ है, समझेंगे। कमानी ये आपका जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए इसमें से अगर हम यहाँ से इतना कमानी हटा दें तो ये क्या साइकिल का रिंग सीधा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और सीधा नहीं रह पाएगा तो क्या ये वृत्तीय गति करेगा? ये तो दब जाएगा ना, वृत्तीय गति नहीं करेगा। जैसे ही ये घूमेगा तो ये नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो इस पे लोड पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो ये क्या होगा? दब जाएगा। तो ये वृत्ताकार नहीं रहेगा, यानी गोलाकार यहाँ पे होगा नहीं। तो होगा नहीं तो क्या ये रोटेट करेगा? रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा तो दब जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा? वृत्तीय गति के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जैसे देखते हैं मौत का कुआं में, मौत का कुआं जो बनता है वो ऐसे न रहता है। एक बाइक सवार क्या करता है? इसके चारों ओर बाइक को घुमाता है और बैलेंस करके, ठीक है। बैलेंस किसके कारण होता है? तो वो बैलेंस आपका होता है द्रव्यमान, यहां पर वृत्तीय गति। एक और इसमें है गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद द्रव्यमान केंद्र, यहाँ पे है ना चैप्टर, इसके कारण जो है वो वृत्तीय गति, यानी कि उस मौत के कुआं में जो है बाइक को चला लेता है। किसके कारण? द्रव्यमान केंद्र के कारण। इसके बारे में हम समझाएंगे। फिलहाल में यहाँ पे देखिए, अगला होता है टक्कर। टक्कर, मान लीजिए आप किसी से जाकर टकरा जाइए, जैसे तेजी से दौड़ रहे हैं, कोई आगे है, आप पीछे से दौड़ रहे हैं और देख नहीं रहे, तेजी से क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं और जाकर टक्कर मार दिए। तो बताइए वहां पे टकराने के बाद वो जो आदमी खड़ा है, स्थिर खड़ा है, तो बताइए क्या वो स्थिर रहेगा कि पीछे की ओर भागेगा? पीछे की ओर भागेगा ना, तो पीछे की ओर भागेगा, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या? टक्कर। इसके बारे में डिफिनेशन अलग तरीका से है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। देखिए टक्कर के बारे में समझ गए। किसी को भी आप चाहे तो टक्कर मारिएगा, किसी का सिर चुपचाप बात कर रहा होगा या फिर ऐसे खड़ा होगा, आप जाकर क्या किए? टक्कर सिर से मार दीजिए और देखिए उसमें टक्कर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कर सकते हैं। अगला जो होता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र कहते किसे हैं? तो पूरे द्रव्यमान, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इसे पकड़े हैं तो इसको संतुलित अवस्था में रहने के लिए इसका केंद्र कहाँ स्थित है? दोनों उंगलियां जो पकड़े हैं वहीं पर। जैसे साइकिल का रिंग जो होता है, साइकिल का पहिया आगे पीछे देखेंगे, बीच में क्या होता है? केंद्र होता है ना, यहाँ पर लगा होता है और पूरा कमानी इसी से जुड़ा रहता है। अगर वो नहीं रहता है, ये बीच वाला, तो क्या ये संतुलित अवस्था में रहता? नहीं रहता। ये क्या होता है? दब जाता। यानी कि द्रव्यमान केंद्र के कारण ही क्या होता है? ये घूमता रहता है। आगे देखिए, आगे जो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण या कहिए या गुरुत्वाकर्षण बल कहिए, ये हमेशा किधर होता है? पृथ्वी की ओर लगता है। इसके बारे में पढ़ना है। इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है। सरल आवर्त गति कहते किसे हैं, या फिर पेंडुलम कह सकते हैं। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, जो घड़ी में लटका होता है, ऐसे रोटेट करता रहता है, नहीं, उसे पेंडुलम कहते हैं। पृष्ठीय तनाव, ये देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पृष्ठीय तनाव, जो वर्षा की बूंदे होती है ना, वो पृष्ठीय तनाव के कारण ही गोलाकार होती है, इसी में पढ़ना है। अगला एक और लेते हैं। जितना भी गोलछारा बनाया जाता है, गोलछारा जो बनाया जाता है, तो किसके कारण वो गोलाकार होता है? तो समझ लेते हैं उसको क्या किया जाता है? पानी में ऊंचाई से जो होता है लोहे को पिघला कर गिराया जाता है, और जैसे ही वो नीचे गिरेगा
तो किस अवस्था में बदल जाएगा, गोलाकार अवस्था में बदल जाएगा। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। इसके बारे में पढ़ना है। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ऊष्मा के बारे में भी हम लोग पढ़ना है। जैसे ऊष्मा हमें मिलता कहाँ से है, तो या तो प्रकृति से मिलेगा, नहीं तो हम लोग गैस जलाएंगे उससे ऊष्मा मिलेगा। नहीं तो जो भी जलने वाली चीज है उससे ऊष्मा हम लोग को मिल जाएगा। इसके बारे में पढ़ना है। तरंग और ध्वनि, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, बिना तरंग का ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे तरंग उत्पन्न हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है तब वो आवाज क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो तरंग और ध्वनि के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ लेना है। तो ये हम लोगों का टोटल चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में टोटल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। पूरे वीडियो को सही से देख लीजिएगा। किसी को समझाना होगा तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसी तरीका से समझा दीजिएगा। बाकी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में जो होगा चैप्टर चालू होगा। चैप्टर जो चालू होगा वो होगा भौतिक जगत या भौतिकी का परिचय। उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी इतना जल्दी हमको लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, क्योंकि मरीजों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा है, तो इसके कारण लॉकडाउन लगाना जरूरी है, ये गवर्नमेंट कहती है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, घर पे ही सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लास करते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और उसको याद भी करते रहिए। याद करते रहिएगा तो एक ही बार ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और 11 12 हम बार बार यही कहेंगे, अच्छा से पढ़ लीजिए। कहीं भी हो, किसी भी क्लास में आप जाइए, कहीं भी, और आप क्या कीजिए, पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आज के लिए हम रहने देते हैं इस वीडियो में, इतना ही। जय हिंद।